नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 18 अगस्त 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज थ्यूसिडिडीज ट्रैप। देखिए आजकल एक टर्म निकल के आ रहा दोस्तों, थ्यूसिडिडीज ट्रैप। ये रीजनली चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग ने यूज किया था। देखिए उन्होंने क्या बोला था, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू अवॉइड द थ्यूसिडिडीज ट्रैप, that is destructive tensions between an emerging power and established powers। देखिए ये जो टर्म है थ्यूसिडिडीज ट्रैप, ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम टी अलीजन ने पॉपुलराइज किया था। इसका मतलब यह है दोस्तों, an apparent tendency towards war when an emerging power threatens to displace an existing great power as a regional or international hegemon। देखिए जब एक emerging power एक ग्रेट पावर का एक्सिस्टेंस को थ्रेटन करते हैं और उससे एक वार हो सकता है, इस तरह की टेंडेंसी को बोलते हैं दोस्तों थ्यूसिडिडीज ट्रैप। इट वाज कॉइन्ड एंड इज प्राइमरली यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए आप सबको पता है यूएस एंड चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है, तो चाइना जैसा एक एमर्जिंग पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे एक एक्सिस्टिंग ग्रेट पावर को थ्रेटन कर रहा है और इनके बीच में वार होने का चांसेस है। इसे आप थ्यूसिडिडीज ट्रैप बोल सकते हो। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो 431 टू 404 बीसी तक पेलोपोनेशियन वार हुआ था और यह वार होने का कारण क्या था, दैट ए राइजिंग एथेंस वुड थ्रेटन स्पार्टास पावर इन द मेडिटेरेनियन। तो स्पार्टास जो है एक एक्सिस्टिंग पावर था, एक्सिस्टिंग ग्रेट पावर था मेडिटेरेनियन में। एथेंस एक राइजिंग पावर था, तो एथेंस स्पार्टास को थ्रेटन करता था और फाइनली पेलोपोनेशियन वार हुआ। समझ रहे हो ना। तो आप ही चाइना एक एमर्जिंग पावर है और ये यूएसए जैसे एक एक्सिस्टिंग पावर को थ्रेटन कर रहा है और इससे एक वार हो सकता है। तो ये जो अपैरेंट टेंडेंसी है दोस्तों, इसे आप थ्यूसिडिडीज ट्रैप बोल सकते हो। अगला है वन नेशन वन एप्लीकेशन। इधर नेशनल ई विथान एप्लीकेशन की बात हो रही है दोस्तों, जिसे नेवा बोलते हैं। वैसे नेवा के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये क्या है। ई विथान एप्लीकेशन मतलब हमारे देश में जितने विधानसभा है उधर के जो फंक्शनिंग है, प्रोसीजर्स है, वो सब डिजिटल किया जाएगा। सारे एमएलए को एक एक टैबलेट दिया जाएगा, तो वो टैबलेट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। पेपर्स यूज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये नेशनल ई विथान एप्लीकेशन पूरे देश में इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहा है। तो ये है वन नेशन वन एप्लीकेशन। तो 21 स्टेट्स ऑलरेडी एग्री किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, और इसके रिगार्डिंग काफी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन किया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये इन्फॉर्म किया था। नाउ नेवा विल ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, क्रिएटिंग ए सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डाटा डिपोजिटरी अलोइंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए सारे लेजिस्लेचर्स को एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर लाएंगे दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। पेपर्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, सारे जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस एंड पेपरलेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग स्टेक होल्डर्स। तो पेपरलेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंश्योर करने के लिए ये जो नेशनल ई विथान एप्लीकेशन है इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेवा का पहला नाम था ई विथान। इसे मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, सब कुछ डिजिटाइज करने का एक प्लान है। ऑलरेडी काफी सारे चीजें डिजिटाइज हो चुका है। आपको पता है आजकल सिटीजन सेंट्रिक जितने सर्विसेज है वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो धीरे धीरे ये पेपर का इस्तेमाल करना हम बंद ही कर देंगे, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का पार्ट है नेशनल ई विथान एप्लीकेशन एंड हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर इन द कंट्री। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए वैसे कई सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑलरेडी है दोस्तों जो डिजिटल हो चुका है, पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर सबसे पहला डिजिटल लेजिस्लेचर हमारे देश में हिमाचल प्रदेश का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था। अगला है इंडिया फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटेन। लैंटेन का मतलब क्या होता है, लैंप। सलाइन वाटर लैंटेन का मतलब क्या है, देखिए इसमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज होता है दोस्तों। एज एन इलेक्ट्रोलाइट सी वाटर को यूज करेंगे और स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोड्स भी रहेगा और इससे एलईडी लैंप्स को पावर देंगे। समझ गए आप। नॉर्मली एज एन इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, कि नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। तो इसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट सी वाटर यूज करेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सी वाटर लैंटेन अनवील किया है
सागर अन्वेषिका में। सागर अन्वेषिका एक कोस्टल रिसर्च वेसल है दोस्तों, ऑपरेटेड एंड यूज्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जिसे NIOT बोलते हैं। तो ये लैंटेन का नाम है दोस्तों रोशनी, ध्यान दीजिएगा। इट इज इंडिया फर्स्ट saline water LED lantern and it uses salty sea water as an electrolyte to power LED lamps। तो समझ गए। नाउ ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे फिशिंग कम्युनिटी को मदद करेंगे। फिशिंग कम्युनिटी अपना फिशिंग बोट्स में ये लैंटर्न्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। नाउ इट विल ऑल्सो बूस्ट एंड सप्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उजाला स्कीम। उजाला स्कीम के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है। 2015 में ये लॉन्च हुआ था फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LED बल्ब्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो लाखों LED बल्ब्स जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उजाला स्कीम के अंडर। तो ये जो स्कीम को ये सलाइन वाटर लैंटर्न बूस्ट करेंगे, क्योंकि सलाइन वाटर लैंटर्न के अंदर भी काफी सारे LED बल्ब्स को परचेस करना होगा, है कि नहीं। नाउ रिसेंटली मैंने NIOT का लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया था। क्या है ये LTTD या फिर लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी? इट कन्वर्ट्स सी वाटर टू पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब क्या है? जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, NIOT के बारे में ये नवंबर 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर NIOT काम करते हैं एंड इट इज मैनेज्ड बाय ए गवर्निंग काउंसिल एंड द डायरेक्टर इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो NIOT का जो डायरेक्टर है वही NIOT का हेड है। नाउ NIOT का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? To develop reliable indigenous technologies to solve the various engineering problems associated with harvesting of non-living and living resources in the India's exclusive economic zone। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना किलोमीटर तक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज के हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और अलग अलग रिलेबल इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, ये NIOT का काम है दोस्तों। देखिए NIOT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो आप समझ सकते हो ओशियन से रिलेटेड जितने टेक्नोलॉजीज डेवलप करना है ताकि हमारे जो फिशिंग कम्युनिटी है या फिर जो कम्युनिटी ओशियन के ऊपर डिपेंडेंट है उनका हेल्प हो जाए, ये सब NIOT का काम है। ठीक, अगला है 3D प्रिंटेड कॉर्निया फ्रॉम ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू। देखिए रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद इन एसोसिएशन विद IIT हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद एक 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया डेवलप किया है दोस्तों। कॉर्निया मतलब क्या है? इट इज द फ्रंट लेयर ऑफ द आई। हमारे आई का फ्रंट लेयर है दोस्तों कॉर्निया। ये हमें लाइट को फोकस करने में एंड क्लियर विजन के लिए मदद करते हैं। ठीक है, पर देखिए आजकल कॉर्नियल डैमेज कॉमन हो गया दोस्तों। इट हैज बिकम ए लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबली अगर आप देखोगे 1.5 मिलियन न्यू केसेस ऑफ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। तो ये जो 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया है ये कॉर्नियल स्कैरिंग जैसा डिसीजेस को ट्रीट करने में मदद करेंगे। ठीक है, नाउ आर्टिफिशियल कॉर्निया इज कंप्लीटली नेचुरल एंड हैव नो सिंथेटिक कंपोनेंट्स। इसमें किसी भी तरह का सिंथेटिक कंपोनेंट्स यूज नहीं किया है, कंप्लीटली नेचुरल है, कोई एनिमल रेसिड्यूज भी नहीं यूज किया है। सो इट इज ऑल्सो फाउंड टू बी सेफ फॉर यूज इन पेशेंट्स। तो पेशेंट्स में यूज कर सकता है दोस्तों। नाउ ये डेवलप किया है बायो इंक से। ध्यान दीजिएगा, बायो इंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायो इंक कैन बी यूज्ड बाय आर्मी पर्सनल फॉर साइट सेविंग एट द साइट ऑफ इंजुरी बाय सीलिंग कॉर्नियल डैमेज। देखिए आर्मी पर्सनल वार के टाइम पर बायो इंक यूज कर सकता है साइट सेविंग के लिए। मतलब कुछ एक्सप्लोजन वगैरह होने से सबसे पहले क्या खराब होगा? हमारा कॉर्निया खराब होता है। तो कॉर्नियल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए आर्मी पर्सनल बायो इंक यूज कर सकता है, जिन्हें अभी रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। इट विल ऑल्सो प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग वार रिलेटेड इंजुरीज। तो वार के टाइम पर हमारे आई इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी बायो इंक काम आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो रिसर्चर्स है बायो इंक यूज करके आर्टिफिशियल कॉर्निया डेवलप किया है। ठीक है, अगला है इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी पर्सनल माइंड। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह न्यू एंटी पर्सनल माइंड निपुण एंड फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम दैट इज F-INSAS हैंडओवर किया है इंडियन आर्मी के लिए। दोनों सिस्टम्स हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है। वैसे F-INSAS का मतलब क्या होता है? फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। इट इज ए प्रोग्राम फॉर इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन एम्ड एट इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द सोल्जर। इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री कोर के बारे में आपने सुना होगा। तो इन्फेंट्री का मॉडर्नाइजेशन के लिए एक सोल्जर का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम लेके आया गया था।
तो इस प्रोजेक्ट में हर एक सोल्जर को मॉडर्न सिस्टम्स दिए जा रहे हैं दोस्तों, जो लाइट वेट है, ऑल वेदर ऑल टेरेन है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड लो मेंटेनेंस भी है। निपुण एंटी पर्सनल माइंस के बारे में, इट एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू काउंटर इनफिल्ट्रेटर्स एंड एडवांसिंग एनिमी इन्फेंट्री। तो देखिए, एक तो एनिमी इन्फेंट्री का एडवांसमेंट रोकने के लिए और जितने इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे देश में घुसते हैं उन्हें प्रिवेंट करने के लिए एंटी पर्सनल माइंस को यूज किया जाएगा। और ये नाम आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निपुण, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। एंड दिस हैव बीन डेवलप्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। इंडियन आर्मी विल इंडक्ट अराउंड 7 लाख निपुण एंटी पर्सनल माइंस इनटू सर्विस। तो डेवलप कौन किया है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, और 7 लाख निपुण एंटी पर्सनल माइंस सर्विस में इंडक्ट करेंगे इंडियन आर्मी। नाउ एफ इंसास सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले बताया, एफ इंसास का फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एसे सिस्टम। देखिए सिस्टम के अंडर क्या क्या है। एक तो AK-203 असोल्ट राइफल है, इसके साथ साथ एक बैलिस्टिक हेलमेट है, गॉगल्स है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है। तो ये पूरे मिला के जो सिस्टम है ना, उसे एफ इंसास सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। ये वैसे 2005 में क्रिएट हुआ था अंडर इन्फेंट्री विजन 2020। इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए एक विजन था जो 2005 में लेके आ गया था, इन्फेंट्री विजन 2020 करके। तो इसी का पार्ट है एफ इंसास सिस्टम। AK-203 असोल्ट राइफल के बारे में, ये अमेठी उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, as ए पार्ट ऑफ इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर। इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था AK-203 असोल्ट राइफल इंडिया में प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हमें ऑलरेडी ट्रांसफर किया है। ये जो राइफल है इसका रेंज है 300 मीटर्स। इट इज इक्विप्ड विद ए राइफल माउंटेड होलोग्राफिक साइट दैट विल प्रोवाइड ईजियर टारगेट एक्विजिशन। अब ये होलोग्राफिक साइट मतलब क्या, आपको मालूम होगा, ये गन का ऊपर फिट रहता है, इसमें से टारगेट को क्लियरली मार्क कर सकता है और एकदम प्रिसीजन से हिट भी कर सकता है। अगला है न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ UNFCCC। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साइमन स्टील को अपॉइंट किया है एज द न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट बेस्ड इन बॉन जर्मनी। तो ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट है बॉन जर्मनी में, उधर न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है साइमन स्टील। एंड इस अपॉइंटमेंट को ब्यूरो ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज UNFCCC ने एंडोर्स भी किया है। UNFCCC के बारे में, ये 1992 में साइन हुआ था एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं या फिर रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। वैसे रियो कहां पे है? ब्राजील में है। इट एंटेड इनटू फोर्स ऑन March 21, 1994। इसका ओरिजिनल सेक्रेटरीट जेनीवा स्विट्जरलैंड में था दोस्तों, पर 1996 में सेक्रेटरीट को बॉन जर्मनी में रीलोकेट किया गया। अभी के हिसाब से 197 कंट्रीज इस कन्वेंशन का पार्ट है, जो एनुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में मिलते हैं दोस्तों। नाउ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज दैट इज COP हर साल होता है। लास्ट COP दैट इज COP का 26th एडिशन कहां पे हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आपको पता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अटेंड किए थे और इन्होंने हमारा कई सारे टारगेट्स उधर कमिट करके आए थे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी क्रिएट करेंगे, कब तक? 2030 तक, और हम 2070 तक एक नेट जीरो एमिशन कंट्री बन जाएंगे। इस तरह कई सारे कमिटमेंट्स ऑलरेडी बनाया है, और भी कई सारे टारगेट्स भी है दोस्तों, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक कंट्री को क्या क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कई सारे टारगेट्स दिया हुआ है अलग अलग कंट्रीज को COP में। ठीक है, तो ये जो UNFCCC है यही COP कंडक्ट करवाता है। And it was established as an international environmental treaty to combat dangerous human interference with climate system, in part by stabilizing greenhouse gas concentrations in the atmosphere। तो बेसिकली देखिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। क्लाइमेट चेंज का मेजर रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का मेजर रीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स ये लेके आते हैं। एंड UNFCCC ट्रीटी इज कंसिडर्ड ए लीगली नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग मतलब समझ रहे हो ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर करना है, मतलब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है। ठीक है, वैसे अगर आप टारगेट्स को अचीव नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको लेके जाके खड़ा नहीं करेंगे, पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे कंट्रीज का, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।